नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारी जो है वो है प्रेम धाम। नरेश वर्मा जी की लिखी ये कहानी प्रेम धाम सुनेंगे आप मेरे यानी उपेंद्र की जुबानी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। श्याम सुंदर अरोड़ा जी ने पुस्तक उठाई ही थी कि बजर बज उठा। उन्होंने आंख उठाकर घड़ी की दिशा में देखा। दिन के 12 बज रहे थे। उन्हें अब एलर्जी सी हो गई थी इन आवाज़ों से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन्हीं बजर और हूटर की आवाज़ों ने ही तो उनकी दिनचर्या को नियंत्रित किया हुआ था। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के पश्चात उन्होंने फैक्ट्री में नियुक्ति पाई थी। तब से फैक्ट्री हूटर की आवाज़ के इर्द गिर्द ही तो उनका जीवन घूमता रहता था। प्रातः 7 का हूटर प्रथम चेतावनी की तैयार हो जाइए, 7:30 का हूटर द्वितीय चेतावनी, 8 का हूटर आदेश की फैक्ट्री पहुंचिए, दोपहर 1 बजे के हूटर पर लंच और 2 बजे के हूटर पर लंच की समाप्ति, शाम 5 बजे छुट्टी के हूटर की आवाज़ ही तो दिल को सुकून देती थी। फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद वह स्टैंड से अपनी साइकिल उठाते और जल्दी जल्दी पैडल मारते 10 मिनट में अपने फैक्ट्री क्वार्टर में पहुंच जाते। उनकी पत्नी शकुंतला भी जानती थी कि हूटर के बाद 10 मिनट में अरोड़ा जी घर आ जाएंगे, हाथ मुंह धोकर चाय पियेंगे। बस अब तो उन दिनों की यादें ही रह गई हैं। अब न वह फैक्ट्री क्वार्टर है और न ही शकुंतला इस दुनिया में। बेटा बहू मुंबई में, बेटी कानपुर में अपनी गृहस्थी के साथ है, और मैं स्वयं इस प्रेमधाम ओल्ड एज होम में। यह बजर की आवाज़ प्रेमधाम वासियों को लंच तैयार होने की सूचना का संदेश था। कुछ पेट भारी होने के कारण आज उनका लंच पर जाने का मन नहीं था। पुस्तक पढ़ने को उठाई थी, किंतु पढ़ने का मूड भी नहीं बना। अपनी आराम कुर्सी पर अनमने मन से बैठे सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की से बाहर देखते रहे। पास ही बच्चों का स्कूल था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चों से लदे रिक्शे चले जा रहे थे। एक आदमी स्कूल से अपने बेटे की उंगली थामे जा रहा था। वह सोचने लगे कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। आज यह आदमी अपने बेटे की उंगली थामे है, किंतु कौन जानता है कि कल जब यह आदमी बुढ़ा हो जाएगा तो यह बेटा उसकी बुढ़ी उंगली को थाम सकेगा। मन में विचार घुमड़ रहे थे। शकुंतला के देहांत के बाद वह मुंबई चले आए थे अपने बेटे के पास। बेटे के पास एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें बेटे का परिवार ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था। ऊपर से उनके पहुंचने की समस्या और विकट हो गई थी। वह फुटबॉल की तरह कभी बालकोनी में तो कभी इधर कभी उधर एडजस्ट होने का प्रयास करते रहे। जैसे तैसे उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास किया, किंतु उनके आने से पुत्रवधू की झुंझुलाहट बढ़ती ही रही। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में तकरार बढ़ने लगी थी, जिसके लिए वह अपने आप को ही दोषी मानते थे। एक सुबह जब वह सैर के लिए निकले तो रास्ते में अचानक उनके फैक्ट्री से ही सेवानिवृत्त पुराने सहकर्मी रन्ना डे जी मिल गए। मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पुराने दिनों की यादें ताजा की गई। तदुपरांत रन्ना डे ने उनसे पूछा, भाई यहाँ मुंबई में कैसे? उन्होंने बतलाया कि पत्नी के देहांत के बाद यहाँ बेटे के परिवार के साथ रह रहे हैं। उनकी बात काटते हुए रन्ना डे ने सुझाव दिया कि चलो कहीं बैठकर एक कप चाय पिया जाए। वह पास के ही एक रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ का कुछ अपनी और कुछ दुनिया की चर्चा करते हुए बेटे के साथ एडजस्ट न कर पाने की समस्या बतलाई। रन्ना डे ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरोड़ा जी, मैं तो पहले ही ताड़ गया था, इसलिए तो चाय के बहाने तुम्हें यहाँ ले आया। अब खुलकर बातें हो सकेंगी। अरोड़ा जी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा बहू तो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, पर मकान ही इतना छोटा है। रन्ना डे ने बात को काटते हुए कहा, अरोड़ा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। फिर उसने चाय का प्याला रखते हुए कहा, अरोड़ा, अगर चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे तो अपना कोई अलग ठिकाना ढूंढ लो। तजुर्बे की बात है कि बाप के पास कई बेटे तो रह सकते हैं, किंतु बेटों के पास एक बाप नहीं रह पाता। अरोड़ा जी ने लाचारी से कहा, पर जाऊं तो जाऊं कहाँ? रन्ना डे ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, यार, तुम्हें अच्छी पेंशन मिलती है, फ्रंट ग्रेजुएटी इत्यादि का रुपया भी मिला ही होगा, फिर क्या चिंता है? किसी ओल्ड एज होम में ठिकाना बना लो। अरोड़ा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ओल्ड एज होम? क्या कह रहे हो? इस पर रन्ना डे ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैं ऐसे होम की बात नहीं कर रहा जो किसी चैरिटी से चलता हो।
जहाँ बूढ़े दूसरों की दया पर निर्भर हों। आजकल तो 5 स्टार ओल्ड एज होम भी हैं, जहाँ मेडिकल से लेकर मनोरंजन तक की समस्त सुविधाएं हैं। यहाँ बेटे बहू के ताने क्यों सुनो, वहाँ ठाठ से स्वतंत्र जीवन जियो, जब मन करे दिवाली दशहरे पर बच्चों से मिला। अरोड़ा जी ने थोड़ा असमंजस में कहा, किंतु कहाँ ढूंढूंगा मैं ऐसा ओल्ड एज होम जो मेरी जेब के अनुरूप हो और सुविधाजनक शहर में भी हो। रन्ना डे ने हंसते हुए कहा, कौन सी दुनिया में रहते हो, इंटरनेट से तो दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है, तो होम ढूंढना कौन कठिन बात है। यह सब 2 वर्ष पहले की बातें हैं। रन्ना डे के सुझाए समाधान पर उन्होंने गहनता से विचार किया था। रन्ना डे ने सच ही तो कहा था कि स्वयं के जीवन को दूसरों की दया का मोहताज क्यों किया जाए। और 1 महीने बाद ही वह मुंबई से इस प्रेमधाम में आ गए थे। यहाँ प्रेमधाम का कमरा नंबर 14 उनका अपना था, किंतु कब तक, अब तक न जाने कितने अपने विगत में खो गए। फैक्ट्री क्वार्टर को भी वह अपना ही कहते थे, अब क्या मालूम वो किसका अपना है। यह कमरा पहले भी किसी का अपना रहा होगा, अब कमरा ही क्यों, यह संसार भी तो एक सराय है। सराय में कुछ मुसाफिर ज्यादा रुकते हैं, कुछ जल्दी चले जाते हैं। शकुंतला भी तो इस सराय में उन्हें अकेला छोड़ गई। मन में स्मृतियों की पुस्तक परत दर परत खुलने लगी थी। बेटी की 8वीं बर्थडे थी। साहबजादे अड़ गए कि यदि साइकिल नहीं दी गई तो वह बर्थडे नहीं मनाएंगे। बहुत गुणा भाग किया पर 1000 रुपये का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। बच्चे का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। रात में सोने से पहले यही उधेड़ बुन रही। फैक्ट्री में भी मन मस्तिष्क में साइकिल ही छाया रहा। शाम को फैक्ट्री से घर आने पर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि बरामदे में नई चमचमाती साइकिल खड़ी थी और साहबजादे उसकी घंटी टुनटुना रहे थे। शकुंतला ने भतीजे की शादी में नई साड़ी खरीदने के लिए रुपए जोड़े थे, वही रुपए साइकिल की भेंट चढ़ गए थे। अचानक किसी बच्चे की हंसी की आवाज से यादों के तार टूट गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी सोच की प्रतिध्वनि कानों में बज रही है, किंतु पुनः बच्चे की हंसी और उसके साथ ही कुछ परिचित आवाजों से लगा कि बाहर कुछ हलचल है। वह कमरे से उठकर बाहर बरामदे में आए। उन्होंने देखा कि बरामदे से लगे लॉन में एक 6 साल की बच्ची और उसके साथ एक युवक और एक युवती, जो संभवतः उस बच्ची के माता पिता थे। उनके साथ सक्सेना जी, नेगी जी एवं भल्ला जी भी थे। यह सब लोग बच्ची के साथ फिजवी खेल रहे थे। प्लास्टिक की डिस्क हवा में उछाली जा रही थी, एक हाथ से दूसरे हाथ में। यदि किसी की पकड़ से वह डिस्क छूट जाती तो बच्ची की किलकारी के साथ लोगों का शोर वातावरण में गूंज जाता। हंसी और उल्लास की आवाजों से प्रेमधाम का लॉन जीवंत हो गया था। घुंघराले काले केसों के बीच गुलाबी पन लिए हुए, अंडकार चेहरे पर भूरी आंखें, गुलाबी रंग की बरमुंडा पैंट पर लाल फूलों की प्रिंटिंग की कमीज। आभास होता था कि लॉन में कोई फूल अटखेलियां कर रहा है। उन्हें बरामदे में खड़ा देख सक्सेना जी ने उत्साह से कहा, आइए अरोड़ा जी, आप भी खेल का लुत्फ उठाइए। प्रेमधाम निवासी सक्सेना जी का पुत्र और पुत्रवधू एवं उनकी पोती उनसे मिलने आए थे। वास्तविकता तो यही थी कि पुत्र को ऑफिस का कोई काम यहाँ निपटाना था, तो 1 पंथ और 2 काज हो गए थे। लॉन में खेल रही बच्ची सक्सेना जी की पोती थी। बच्ची का नाम खुशी था। बेटा और बहू तो शहर के संबंधित कार्य को निपटाने चले गए, पर खुशी प्रेमधाम में ही दादा के पास रुक गई। लंच के समय डाइनिंग हॉल में एक खुशी और अनेक दादा दादी। बच्चों के सानिध्य को तरसते वृद्धजनों के बीच खुशी की आई मानो सूखी धरती पर वर्षा की प्रथम फुहार पड़ गई हो। जितने दादा दादी, उससे कहीं ज्यादा चॉकलेट और खिलौने खुशी को मिल गए थे। लंच के बाद कमरे में पहुंचकर खुशी ने सक्सेना जी से पूछा, दादा आप जयपुर में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सक्सेना जी सोच में पड़ गए कि पोती के इस सरल प्रश्न का क्या उत्तर दें। जब बेटा और बहू दोनों अपनी नौकरी पर सुबह से शाम तक के लिए निकल जाते हैं और खुशी स्कूल, तो घर की दीवारों का सूनापन काटे नहीं कटता है। सूनेपन को तो जैसे भी झेल लें, किंतु अपनेपन को तरसता मन उपेक्षा नहीं झेल पाया। अतः खुशी के प्रश्न पर सक्सेना जी ने मुस्कुराकर कहा, इस बार दीपावली पर जरूर आऊंगा। खुशी ने दादा के सूखे केसों को देखते हुए कहा, दादाजी आपके बाल कितने सूखे हो रहे हैं, लाइए तेल डालकर कंघी कर दूं। छोटी बच्ची के प्रेम भरे आग्रह से
सक्सेना जी भाव विभोर हो गए। छोटे छोटे हाथों द्वारा दादा के सूखे बालों पर तेल की चंपी होने लगी। पोती के स्नेहशील हाथों के स्पर्श से मन का बांध टूटकर सूनी आंखों से होता हुआ गालों पर बहने लगा था। खुशी ने देखा तो आश्चर्य से पूछा, दादाजी आप रो रहे हैं? दादा ने रुधालू गले से कहा, नहीं बेटा, तेल के तीखेपन से आंखों में पानी आ गया है। शाम 7 बजे खुशी चली गई। प्रेमधाम के गलियों का सूनापन और गहरा गया था। कहीं कहीं से उठती किसी वृद्ध की खांसने की आवाज ही इस सूनेपन को तोड़ रही थी। अगली सुबह 8 बजे नाश्ते का बजर बज रहा था। कमरों के दरवाजे बंद होने की आवाजें, चहलकदमी की आवाजों से प्रेमधाम के गलियारे जाग उठे थे। आज नाश्ते के समय चर्चा के मुख्य विषय थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया आदि, क्योंकि आज डॉक्टर डे था। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से डॉक्टर की साप्ताहिक विजिट होती थी। डॉक्टर रमेश बत्रा अपने समय से आ गए थे। कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सियां भरती जा रही थीं। डॉक्टर बत्रा के कमरे में श्रीमती स्वामीनाथन की बाह में ब्लड प्रेशर मशीन का पट्टा बंधा था। आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही है, डॉक्टर ने कहा, किंतु मेरी सांस तो फूलती रहती है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, श्रीमती स्वामीनाथन ने चिंतायुक्त स्वर में कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा कि कुछ दिनों के लिए अमेरिका अपने बेटे के पास हो आइए, सब ठीक हो जाएगा। यह अकेलेपन का डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठंडी सांस लेती श्रीमती स्वामीनाथन ने कहा, काश ऐसा हो पाता। यह सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर ने पुनः कहा, वैसे तो सब नॉर्मल है, फिर भी कुछ दवाएं लिख देता हूँ। अचानक श्रीमती स्वामीनाथन ने पूछा, डॉक्टर आपके कितने बच्चे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, एक बेटी और एक बेटा। डॉक्टर आप अपने बेटे के बड़े होने पर विदेश कभी नहीं भेजिएगा। यह कहते हुए श्रीमती स्वामीनाथन कमरे से बाहर आ गई। बरामदे के बाहर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में बैठे। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों का मुख्य एक ही रोग था, अकेलेपन का रोग। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वह बच्चे अब सयाने हो गए हैं। आश्रम के गेट पर 3 व्हीलर के रुकने की आवाज से डॉक्टर के बरामदे में बैठे आश्रमवासियों की आंखें उत्सुकता से गेट की तरफ उठ जाती हैं। एक 60 से 62 साल का मजबूत कटकाथी का व्यक्ति सूटकेस और बैग के साथ अंदर आता है और मैनेजर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। उत्सुक आंखों में से एक ने कहा, लगता है प्रेमधाम के लिस्ट में एक नाम और जुड़ रहा है। अगले दिन अरोड़ा जी ने अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे खिड़की के बाहर देख ही रहे थे कि अचानक कमरे की घंटी बज उठी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा प्रेमधाम का माली गणेश हाथ में एक कागज लिए खड़ा है। अरोड़ा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अभी गणेश को देखा ही था। साहब इस कागज को पढ़कर दस्तखत कर दीजिए, गणेश ने कहा। उन्होंने देखा कागज एक सर्कुलर था जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे डाइनिंग हॉल में आप टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित हैं। नीचे निमंत्रणकर्ता का नाम बीबी अवस्थी लिखा हुआ था। सर्कुलर के साथ प्रेमधाम वासियों की लिस्ट थी। उन्होंने अपने नाम के आगे हस्ताक्षर कर दिए और कागज गणेश को लौटा दिया। कौन है यह श्रीमान बीबी अवस्थी और क्यों दे रहा है टी पार्टी? इन प्रश्नों की उत्सुकता में 5 बजे प्रेमधाम के समस्त बासिंदे डाइनिंग हॉल में खींचे चले आए। मेस के काउंटर पर डिशेज सजी हुई थी। 3 व्हीलर से उतरने वाला व्यक्ति साथ में गणेश एवं मैनेजर डिशेज को व्यवस्थित कर रहे थे। क्या यही बीबी अवस्थी है? 6 फुट के आसपास का कद, गोरा रंग, चौड़ा ललाट, भूरी आंखें, पतली तलवार कट मूछें, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। समस्त लोगों के बैठ जाने के पश्चात उस व्यक्ति ने प्रेमधाम वासियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरा नाम बीबी अवस्थी है। प्रेमधाम परिवार से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज इस छोटी सी टी पार्टी के माध्यम से मैं आप सबसे परिचित होना चाहता हूँ। जिस परिवार से जुड़ा हूँ उसके परिवारजनों को जानना चाहता हूँ। अकेलेपन से मुझे चिढ़ है। मैं आप सबके साथ रहकर जीवन की खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। किसने हमारे साथ क्या किया उसका रोना बेमानी है। जो वर्तमान है वही सत्य है और वही आनंद है। एक खुशनुमा वातावरण में पार्टी चल रही थी और साथ ही परिचय का आदान प्रदान। रह रहकर अवस्थी के ठहाकों से हॉल गूंज जाता था। अपने कमरे में आने के बाद अरोड़ा जी सोचने लगे कि कितना खुलकर हंसता है यह अवस्थी। संभवतः अवस्थी ने अपने जीवन में कभी कोई दुख झेला ही न हो, किंतु जो भी हो
उसकी उन्मुक्त हंसी ने घिरती शाम का सूनापन अवश्य मिटा दिया था। यह सच है कि हंसी खुद के मन को ही आनंदित नहीं करती, आसपास के लोगों को भी आनंदित कर जाती है। 2 दिन के बाद लोगों ने देखा कि गणेश पुनः एक सर्कुलर प्रेमधाम में घुमा रहा है। सर्कुलर में लिखा था, आप प्रातः 6 बजे बाहर लॉन में आमंत्रित हैं। बीवी अवस्थी। प्रथम सर्कुलर के परिणाम से प्रभावित लोग लॉन में इकट्ठे होने लगे। लॉन में अवस्थी हल्के नीले रंग की टी शर्ट, सफ़ेद निकर एवं सफ़ेद जूतों में जॉगिंग कर रहा था। लोगों के पहुंचने पर अवस्थी ने सबका मुस्कान से स्वागत करते हुए कहा, मेरा आप सबके सम्मुख यही विनती प्रस्ताव है कि हम यहाँ एक लाफिंग क्लब की स्थापना करते हैं। यदि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो हम आज से ही इसका शुभारंभ कर देते हैं। सबकी सहमति मिलने के पश्चात अवस्थी ने कहा, आप सब लोग मेरे साथ हंसना आरंभ कीजिए। शुरू में तो यह हंसी कृत्रिम होगी, किंतु सम्मिलित हंसी की गूंज से यह वास्तविक हंसी में परिणित हो जाएगी। इस हंसने की क्रिया से फेफड़ों की कसरत के साथ साथ एक खुशनुमा दिन की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही प्रेमधाम का लॉन पहले धीमी और फिर उन्मुक्त हंसी के ठहाकों से गूंजने लगा। उस प्रातः के बेला में जैसे जैसे सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को निगल रही थीं, वैसे वैसे हंसी के सम्मिलित स्वर वृद्धजनों के हृदय में छिपे सूनेपन को भी निगल रहे थे। प्रेमधाम का माहौल बदल रहा था। सपनों से उपेक्षित नियति के हाथों चले गए वरिष्ठ नागरिक अपनी परिस्थितियों के बीच जीना सीख रहे थे। हम में से प्रत्येक को एक न एक दिन मरना है, किंतु मुट्ठी भरी लोग हैं जो जीना जानते हैं। पहले प्रेमधाम के मनोरंजन रूम में कम से कम लोग ही जाते थे, किंतु वहां अब प्रत्येक रविवार को हाउजी होती थी, ताश के खेल चलते थे। इन सब मनोरंजन गतिविधियों के पक्ष में अवस्थी का मत था कि जीवन को जीना ही नहीं, जीवन एक सेलिब्रेशन है, हर दिन एक उत्सव है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अवस्थी को प्रेमधाम में आए 6 महीने हो गए थे और एक दिन गणेश पुनः प्रेमधाम वासियों के मध्य एक सर्कुलर घुमा रहा था, जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे आप टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित हैं। पार्टी के प्रायोजन से अनभिज्ञ लोगों के बैठ जाने के पश्चात अवस्थी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज से 6 महीने पहले जब मैं इस ओल्ड एज होम में आया था तो मैंने एक परिचय पार्टी दी थी और आज की पार्टी एक विदाई पार्टी है, मेरी खुद की विदाई की पार्टी। कल मैं इस होम से जा रहा हूँ। इन 6 महीनों में आप सबसे इतना जुड़ाव हो गया है कि यहाँ से जाने में अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा भी हो गया है। अवस्थी के जाने के बाद से हॉल में आश्चर्य मिश्रित सुगबुगाहट के स्वर गूंज उठे थे। अपनी बात चालू रखते हुए अवस्थी ने कहा, यह कटु सत्य है कि जीवन के संध्या काल में जो भी व्यक्ति किसी ओल्ड एज होम में रहने का निर्णय लेता है उसके पीछे कारण होता है। उन अपनों की अपेक्षा जिनके लिए उसने अपना सर्वस्व लगा दिया होता है। इन होमों में कितनी भी सुविधाएं हों, किंतु उपेक्षा का दंश चुभता ही रहता है। और यह भी सच है कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, किंतु स्वयं को और स्वयं की सोच को अवश्य बदल सकते हैं। मैं भिन्न भिन्न ओल्ड एज होमों में जाता हूँ, कुछ महीने वहाँ रहता हूँ और यह संदेश देता हूँ कि परिस्थितियों का रोना छोड़ हमें प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, किंतु उन्हें हृदय में न पड़ने दें। अगली सुबह प्रेमधाम के फाटक से 3 व्हीलर की दूर होती हुई आवाज के साथ लोगों को एहसास हुआ कि एक बार फिर उनका कोई अपना उनसे बिछड़ गया है। फाटक पर एकत्रित लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे थे, किंतु अरोड़ा जी मैनेजर के पास ही रुक गए थे। अरोड़ा जी ने मैनेजर से कहा, कितना जिंदा दिल इंसान था यह अवस्थी। मैनेजर ने फाटक के बाहर दूर तक जाती सड़क को ताड़ते हुए कहा, हाँ, आश्चर्य यही है कि सीने में इतना दर्द छुपाए कोई कैसे इतना जिंदा दिल रह पाता है। अरोड़ा जी ने आश्चर्य से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर ने उत्तर दिया, आज से 2 वर्ष पहले एक कार दुर्घटना में अवस्थी की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अवस्थी को भी बहुत चोटें आई थीं। अस्पताल में 4 महीने मृत्यु से संघर्ष करते हुए किसी तरह वह बच पाया था। अरोड़ा को सुनकर यकीन और विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इंसान हृदय में इतने आघात छिपाए हंस भी सकता है। मैनेजर ने अरोड़ा के असमंजस को तोड़ते हुए कहा,
संभवतः इसीलिए अवस्थी इन ओल्ड एज होमों के बीच रहने वाले एकाकी लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देकर अपनी स्वयं की पीड़ा को भुलाना चाहता हो। आज प्रेमधाम की गलियों में अवस्थी की हंसी कहीं खो गई है, पर वह हम सबको हंसना जरूर सिखा गया है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रेमधाम। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी हम आपसे अगले किसी कहानी में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार।